सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप सभी स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है। आप सभी तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल एंड विजिबल है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए एक बार। चलिए, हाँ, अभी ठीक है। सभी को नमस्कार, राधे राधे। सुरजीत पासवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। करते हैं स्टार्ट फिर क्लास को यहाँ से। ये आप लोगों की बेटा ग्रामीण बैंक भर्ती आरआरबी की क्लास चल रही है। बैच का नाम है चौपाल बैच और इंग्लिश की आपकी क्लास चल रही है, राइट। अभी इसके पैरेलल में ऑब्वियसली हिंदी भी चली रही होगी, राइट। तो टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस और इसकी ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है और अब हम इसकी आज तीसरी क्लास में बात कर रहे हैं, यानी कि आज इसकी थर्ड क्लास हम देखने जा रहे हैं, राइट। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं सारी चीजों को। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि बेस सेंटेंस हमारे 2 तरीके के बनते हैं, एक्शन, रियल एक्शन, अनरियल एक्शन। रियल एक्शन, अनरियल एक्शन क्या फर्क होता है जान लिया था। इमेजिनरी क्या होता है, रियलिटी वाले क्या होते हैं, सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद हमने सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको जानने के लिए क्लॉजेस को पढ़ा था। तो क्लॉजेस क्या होते थे वो हमने देखा। क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने जान लिया था। डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है ये भी हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये पूरा डिटेल में जाना। फिर इसके एग्जांपल जो कि आगे हम ऑलरेडी कर चुके थे। फिर इसके बाद एरर के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ दिए जिसको हम डिटेल में हमने पूरा अच्छे से प्रैक्टिस भी किया था, राइट। और उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ भी गई होगी, राइट बेटा। उसके बाद और आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ। फिर ये 5 नंबर 6 7 यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने बात करी थी कि भाई जब भी इंग्लिश के अंदर हमारे पास कोई मॉडल लिखा जाता है ना, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज किया जाता है ना। उसके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज होता है। जैसे कि ब्रैकेट के बाहर जो लिखे हैं ये बेस फॉर्म कहलाते हैं, ठीक है। जैसे शी विल गो ये नहीं बोलते शी विल गोज, शी विल ईट ये नहीं बोलते शी विल ईट्स, शी विल राइट, शी विल टॉक, शी विल बी, ऐसे करके था ना। तो इफ शी टॉक्स टू मी ऐसे करके बन रहा था सेंटेंस हमारा, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर यहाँ पे हमने बात करी कि डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनाया जा सकता है, ये भी हो गया था बेटा। अच्छा, इसके बाद कौन सा टॉपिक कराओगे सर? ये बेटा आर्टिकल होगा इसके बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब फिर कंडीशनल का डे 2 जिसमें कि मैंने कंप्लीट रूल्स ऑफ कंडीशनल लिखवाए थे, जिसमें कि ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है ना। आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। फिर आपको ये रूल नंबर 7 1 से लेकर 7 तक सब कुछ बताया। फिर उसके बाद इसके एग्जांपल भी देखिए हमने, राइट। एग्जांपल आप लोगों के सामने मैंने कराया इसके 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक काफी सारे एग्जांपल्स किए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फंसा था कि भाई हमने इसमें आगे के हिसाब से क्यों ठीक किया, पीछे वाले को हमने वुड को काट के विल क्यों नहीं किया था, और इसका एग्जांपल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रॉपर मैंने अच्छे से आपको दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था हमारे पास। चलो अब ध्यान से सुनो बेटा, चलो करें, गौर से सुनिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये था 14 नंबर का ना, तो 15 लिखो। अब इसको लिखते हैं सेंटेंस नंबर 15। लिखिएगा बच्चों। बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। द ग्लास डजंट ब्रेक अनलेस यू ड्रॉप इट, ये एक सेंटेंस है बेटा। द ग्लास डजंट ब्रेक अनलेस यू ड्रॉप इट, ठीक है बेटा। पूनम शरियन जी, बेटा ये एरर के क्वेश्चंस में आते हैं आपके, फाइंड एरर 5 नंबर के आते हैं, ये एरर्स के क्वेश्चन उसमें ये पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। चलो बार बार कॉपी पेस्ट ना करें। तो द ग्लास डजंट ब्रेक अनलेस यू ड्रॉप इट, यानी कि जब तक तुम ग्लास को गिराओगे नहीं वो टूटेगा नहीं। देखो, आपको ये बात तो मालूम है और मैंने पहले भी बताया था कि अनटिल अनलेस वगैरह में विल शैल नॉट नहीं आता। अगर नहीं भी बताया था तो अभी बता देता हूं। देखिए, कभी भी अगर हम अनटिल अनलेस वगैरह यूज कर, ये अपने आप में नेगेटिव टर्म्स होते हैं, इसके साथ कभी विल शैल नॉट का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये आप सेंटेंस देखिएगा। मान लो मैं कहता हूं अनलेस आई विल नॉट सी योर टिकट, आई विल नॉट allow I will not allow you to sit here, to go there. अगला, unless your father will not come, you will not go outside. Unless you will not, yeah, you does not spread your wings, you have no idea, how far you can फ्लाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डार्क ले लिया ज्यादा, चलिए कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना बेटा। अनलेस आई विल नॉट सी योर टिकट, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो देयर। अनलेस योर फादर विल नॉट कम, यू विल नॉट गो आउटसाइड। अनलेस यू डज नॉट स्प्रेड योर विंग्स, यू हैव नो आइडिया हाउ फार यू कैन फ्लाई। जब तक तुम अपने पंख नहीं फैला लेते तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखना बेटा, गौर से सुनना इस बात को। जब भी बेटा हमारे पास अनलेस का यूज हो रहा होता है ना, तो ये ध्यान रखना, ये खुद ही नेगेटिव वर्ड होता है। ये खुद क्या होता है बेटा? खुद ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो जब ये खुद ही नेगेटिव है तो इसके साथ हमें कोई और नेगेटिव वर्ड नहीं चाहिए होगा, ठीक है। इसके साथ हमें कोई और नेगेटिव शब्द नहीं चाहिए होगा। तो ध्यान रखना है कि अनलेस के साथ एक आपका कभी भी नॉट यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि अनलेस के साथ विल शैल भी यूज नहीं हो सकता, फ्यूचर टेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बता दूंगा आपको, ठीक है। ये दोनों ही नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल आपको करके बताता हूं, फिर वो वाला ठीक कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे हमने कहा अनलेस अनलेस यू विल नॉट कंप्लीट योर होमवर्क
यू कांट गो एनीवेयर। जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेते तो तुम कहीं नहीं जा सकते। ठीक, देखो अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में लिखा गया तो हमें तो नॉट नहीं चाहिए था, तो नॉट नहीं चाहिए था तो नॉट को काट दिया, लेकिन मैंने क्या बोला फ्यूचर टेंस में भी मत बनाओ, तो आपको विल और नॉट एक साथ काटना पड़ेगा। तो सेंटेंस ऐसा बन जाएगा अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क मतलब नॉट नहीं लगाना, लेकिन जब मुंह से बोलोगे ना तो नॉट अपने आप निकलेगा, मतलब नेगेटिव अपने आप निकलेगा कि जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेते तुम कहीं नहीं जा सकते। ध्यान रखना अनलेस वाली लाइन में नॉट नहीं आएगा, दूसरे में तो आ सकता है, देखो लिखा है ना यू कांट यानी कि कैन नॉट, अगले में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अनलेस वगैरह में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, चलो अब जैसे ये सेंटेंस था आपके सामने ये वाला अनलेस आई विल नॉट सी योर टिकट, तो क्या बोलेंगे अनलेस आई सी योर टिकट, विल और नॉट एक साथ कटेगा। वैसे ही अनलेस योर फ्रेंड विल नॉट कम, तो विल और नॉट एक साथ कट जाएगा। ठीक है, विल और नॉट साथ में कट गया। अब आप कहोगे कि फिर आप क्या करें सर, अनलेस योर फादर कम, अरे फादर तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो कम की जगह पे कम्स हो जाएगा, कम की जगह पे क्या हो जाएगा बाबू, तो कम्स हो जाएगा, सिंगुलर है तो अनलेस योर फादर कम्स, विल नॉट कर दिया तो कम की जगह पे कम्स हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, सिंगुलर था ना इस वजह से। अगला अनलेस आई ए यू डज नॉट स्प्रेड, अब यहाँ पे देखो विल शेल नॉट नहीं आ रहा, नहीं आना चाहिए था, नहीं आ रहा विल शेल, नॉट तो आ रहा है ना, लेकिन तो नॉट काटेंगे तो डज भी अपने आप कट जाएगा, तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा अनलेस यू स्प्रेड योर विंग्स, अनलेस यू स्प्रेड योर विंग्स। सब कुछ क्लियर है, एक बार कमेंट करके बोलिए यस सर क्लियर हुआ, एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए यहाँ तक क्लियर हुआ, अगर क्लियर हो गया तो कुछ इमोजी भेज दीजिएगा या कुछ भी ऐसा बना के लिख दीजिए यस सर क्लियर है 100% डन है, कुछ भी ऐसा लिख दीजिएगा जिससे कि मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि यस सर क्लियर है। नॉट क्यों कटा, अरे बेटा डज, ये इसलिए कट गया ना, देखिए यहाँ पे जो अनलेस लिखा था ये अपने आप में खुद ही नेगेटिव टर्म होता है, तो आपका विल शैल तो नहीं आना चाहिए था जो कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नॉट तो है, डज नॉट एक्चुअल में डजंट जो है ना वो डज और नॉट है, तो अगर हम यहाँ से नॉट काट भी देते हैं तो डज तो बचा, तो जब नॉट नहीं है तो डज का क्या काम, तो सीधा डज और नॉट एक साथ मतलब डजंट पूरा कर जाएगा। तो अनलेस यू स्प्रेड योर विंग्स, बोलने में वैसे ही होगा, बोलने में तो आप नॉट बोलोगे ही बोलोगे कि जब तक तुम अपने पंख नहीं फैलाते, ऐसे करके जब तक तुम अपने पंख नहीं फैलाते तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके हिसाब से अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ सेंटेंस था द ग्लास डजंट ब्रेक अनलेस यू ड्रॉप इट, अब देखो यहाँ पे अनलेस यू ड्रॉप इट लिखा हुआ है, तो सर हमने तो देखा कि अनलेस के साथ विल शैल नॉट नहीं आता है ना, ये देखो हमने, और सर नहीं लिखा है, क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पे ना विल है ना शैल है ना नॉट है, अब क्या करें सर यहाँ पे, तो बोलिए, अब यहाँ पे ना विल है ना शैल है ना नॉट है, तो फिर क्या किया जाए, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये सेंटेंस सही नहीं है, गलती तो है, गलती तो है। देखो गलती क्या है कि यहाँ पे जो अनलेस लिखा हुआ है ना बाबू ये मिस्टेक है, अनलेस यू जो है ये कट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा इफ यू डोंट, क्या जाएगा इफ यू डोंट। अब ये ऐसा क्यों हुआ, सेंटेंस द ग्लास डजंट ब्रेक इफ यू डोंट ड्रॉप इट, ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। सुरजीत पासवान थोड़ी सी गलती हुई आपसे, ठीक से लिखो, डू कहाँ डू तो लगाया ही नहीं, ठीक से लिखा करो। हाँ नंदिनी शर्मा बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा अब ये ऐसा कैसे हुआ, देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है प्रॉपर वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और एक बार अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया सुन लिया तो आपको फिर कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, चलिए मैं आप ही में से कुछ का एग्जांपल लेकर के मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। किसका ले लूँ, चलिए नंदिनी जी आपका एग्जांपल ले लें, कोई दिक्कत, चलो देखो नंदिनी, नंदू लिख दें बेटा, नंदू कैन गो होम इफ शी पेज द बिल, जैसे ये सेंटेंस है हमारा, इफ शी पेज द बिल, नंदू कैन गो होम इफ शी पेज द बिल, मान करके चलिए कि ये किसी होटल में गई है, वहां पे जाकर के इसने अच्छे से अपना खूब पराठे वराठे और क्या होते हैं बहुत कुछ खाने की चीजें जो है समोसे चाउमीन बर्गर ये सब खूब अच्छे से इसने खाया। अब क्या हुआ कि इसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे इसके कहीं खो गए चोरी हो गए या जो भी एक्सवाइजेड है, तो अब जो है होटल वाला क्या कहता है कि नंदू कैन गो होम इफ शी पेज द बिल, अगर वो बिल पे करती है तो वो घर जा सकती है ना, इस तरीके से सेंटेंस। ओके नहीं सर ओके कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेटा यही मुझे चाहिए भी, कुछ बच्चे बुरा मान जाते हैं ना उनका एग्जांपल लेता हूं तो कि आपने सर मेरा एग्जांपल क्यों ले लिया इस तरीके का, फिर परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए पूछ लेना पड़ता है। तो नंदू कैन गो होम इफ शी पेज द बिल यानी कि वो घर जा सकती है अगर वो बिल पे करती है तो। अच्छा इस सेंटेंस को हम चाहें तो ऐसा भी लिख दें, कोई दिक्कत, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना कि नंदू कांट गो होम, ये नंदनी एक मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट भी थी, अब वो शायद पीओ बन गई है, अब तो अच्छे खासे पोस्ट पे आ गए, तो उसको हम नंदू ही बोलते थे, तो उसी से याद आ गया आपका नाम और ये सेम है काफी, तो सेलेक्टेड है काफी सारे बच्चे उनके नाम याद रह जाते हैं। नंदू कांट गो होम इफ शी, जल्दी ही आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, दुआ है आशीर्वाद है। चलो नंदू कांट गो होम इफ शी डजंट पे द बिल, तो देखो सेंटेंस क्या बना, नंदू कांट गो होम इफ शी डजंट पे द बिल, भाई बात तो एक ही है ना, दोनों में भाई बात तो एक ही है। अच्छा इसको ऐसा कह के देखते हैं एक बार, कैसे, नंदू कांट गो होम अनलेस, अब ध्यान से देखना यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने, अनलेस शी पेज द बिल, इस बार हमने थोड़ा सा सेंटेंस को बदल दिया, इफ की जगह पे अनलेस का यूज कर दिया, बदल दिया ना। हम्म हाँ बिल्कुल हो जाओ, देखो तो नंदू कांट गो होम अनलेस शी पेज द बिल। ठीक है, तो अब देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे तीनों में मीनिंग काफी सेम सेम है। ठीक है, फर्स्ट वाले में बात हुई कि नंदू जो है अगर बिल पे करती है तो घर जा सकती है, अगर वो बिल पे नहीं करती है तो वो घर नहीं जा सकती, और जब तक वो बिल पे नहीं करती वो घर नहीं जा सकती। अब इन तीनों में देखो बात तो वही है कि उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो सर फिर फर्क क्या हुआ इन तीनों में, सर डिफरेंस क्या हुआ, फिर इसको लिखने का कोई औचित्य क्या बना, जब तीनों की मीनिंग भी एक आ रही है तो तीन अलग अलग बनाने का क्या मतलब बना, अभी पता चल जाएगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो मैंने कहा कि मेटल्स एक्सपेंड इफ यू हीट देम, ध्यान से समझना बेटा इसको, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सेंटेंस है ये, अब ये दोनों कंपेयर करके बताऊंगा ना तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना बेटा और साथ साथ में उतारते रहना। ठीक है, अब यहां पे हमने नॉट लगा दिया, इफ यू डोंट हीट देम, और एक और ले लेते हैं, मेटल डोंट एक्सपेंड इफ यू, और यहां पे मेटल्स डोंट एक्सपेंड अनलेस यू हीट देम।
चलो अब गौर से सुनिएगा बेटा इन तीनों मतलब 6 सेंटेंसेस को। देखिए सबसे पहले नंदू कैन गो होम इफ शी पेज द बिल। नंदू घर जा सकती है अगर बिल पे करे। नंदू कांट गो होम इफ शी डजंट पे द बिल। वो घर नहीं जा सकती अगर वो बिल पे ना करे। और नंदू कांट गो होम अनलेस शी पेज द बिल। जब तक वो बिल पे नहीं करती घर नहीं जा सकती। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इफ के साथ नॉट था, अनलेस लगा दिया। बाकी देखो पूरा सेंटेंस सेम है। नंदू कांट गो होम शी पेज द बिल। नंदू कांट गो होम शी पेज द बिल है कि नहीं है? मतलब ये जो है बाबू इफ प्लस नॉट जो है वो हटाया तो अनलेस का यूज कर दिया। वैसे यहाँ पे देखो मेटल एक्सपेंड इफ यू हिट देम, मेटल डोंट एक्सपेंड इफ यू डोंट हिट देम, मेटल डोंट एक्सपेंड अनलेस यू हिट देम। तो यहाँ पे आप देखिए इफ के साथ हमने नॉट हटाया तो अनलेस लगाया था। इफ के साथ नॉट अनलेस, बाकी इसको हटा के पढ़ के देख लो। मेटल डोंट एक्सपेंड यू हिट देम, मेटल डोंट एक्सपेंड यू हिट देम। मतलब इफ और नॉट जो है वो मिला दो तो अनलेस बन जाता है। इफ के साथ नॉट मिला दो तो वो अनलेस बन जाता है, हाँ कि ना? इफ प्लस नॉट जो होता है इज इक्वल टू अनलेस, ये होता है बेटा। इफ प्लस नॉट जो होता है वो हमारा अनलेस होता है। मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने ये पाया कि इफ के साथ हमने जब नॉट हटाया तो अनलेस बना। इफ के साथ नॉट हटाया तो अनलेस बना। पढ़ के देखो सेम टू सेम बनेगा ना। मेटल डोंट एक्सपेंड यू हिट देम, मेटल डोंट एक्सपेंड यू हिट देम। इफ के साथ नॉट हटाया तो अनलेस, इफ के साथ नॉट हटाया तो अनलेस बना। यस और नो? बिल्कुल। तो सर इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? दोनों तो एक ही बात हो गई, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। बात ये है कि इफ के साथ नॉट का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं बेटा? इफ के साथ नॉट का इस्तेमाल, इफ के साथ नॉट का इस्तेमाल जो हम करते हैं ना वो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि जहां मन करे आप यूज कर दो, ऐसा नहीं है। इफ प्लस नॉट जो होता है ये यूज करने के लिए बहुत चीजें हमें देखनी पड़ती है। अनलेस को यूज करने के लिए देखना पड़ता है। कैसे? तो इफ प्लस नॉट का यूज वहां किया जाता है, जब भी इफ प्लस नॉट का यूज किया जाता है तो समझ लीजिए कि वहां पे उस एक्टिविटी का या उस एक्शन का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा ही होगा। लेकिन अनलेस का मतलब ये हो गया कि उस सेंटेंस का या उस एक्टिविटी का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ये सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? चलो मैं बताता हूं सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपने कहा कि सर मुझे ना चाय पीने का, सर मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ठीक है, मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक पीनी है, चलो ठीक है। तो जो है वैसे मैं पिलाऊंगा नहीं ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है बताओ कौन सी पीनी है। तो आपने कहा कि सर थम्स अप मंगवा लो। ठीक है, अब मैंने किसी लड़के को भेजा कि भाई जाओ जरा थम्स अप ले आओ यार बच्चों के लिए, है ना। अब वो गया दौड़ करके, अब उसने कहा, वो फिर वापस आया। अब वो कहता है कि सर थम्स अप तो नहीं मिली, कोका कोला या पेप्सी ये है। तो हम कहते हैं चल यार ठीक है ये ले आया, पेप्सी ले आया, कोक ले आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थम्स अप जो है वो नहीं मिला तो उसके सब्स्टिट्यूट में दूसरा काम, मतलब दूसरी कोई चीज मिल गई, उससे काम चल गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि भाई ये नहीं मिला तो दूसरा ही सही। ठीक है भाई, ये वाली कार नहीं मिली तो दूसरी कार सही, ये वाला पेप्सी, ये वाला कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला तो दूसरा वाला कोल्ड ड्रिंक ही सही, मतलब उससे भी काम चल जाएगा। तो अल्टरनेट कहते हैं, एक दूसरे शब्दों में आपने सुना होगा ना अल्टरनेट, इसकी जगह पे वो वाला। तो वही वाली बात है यहाँ पे। तो इफ प्लस नॉट का जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हो ना तो इसका मतलब होता है कि वहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा। और अनलेस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है, अब कैसे? देखिए मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक तुम बैंकिंग की जॉब, मतलब बैंकिंग में सिलेक्शन नहीं ले सकते। अब ये बताइए क्या यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट है? नहीं, आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा तभी आप बैंकिंग का फॉर्म भरोगे। मैं कहूँ कि जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम वोट नहीं डाल सकते। क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं है, आपको 18 होना ही पड़ेगा तभी वोट डाल सकते हो। समझे मेरी बात को? वही अगर मैं कहता हूँ कि जब तक तुम इस बच्चे से टॉफी नहीं छीनोगे तब तक ये रोएगा नहीं, इसका सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है? है। आप टॉफी मत छीनो, 2 लगाओ, खींच के रोने लग जाएगा। समझे मेरी बात को? यानी कि भाई जब हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता तब तो अनलेस लगाओ। जब मैंने बताया कि जब तक 18 के नहीं होंगे तुम वोट नहीं डाल सकते, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको 18 का होना ही पड़ेगा तभी तुम वोट डाल सकते हो। जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर लेते तब तक तुम बैंकिंग में सिलेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो यानी तुम्हें ग्रेजुएशन पूरी करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता है ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। लेकिन वही अगर हम कहें कि जब तक तुम उस बच्चे को चॉकलेट नहीं दोगे तब तक वो खुश नहीं होगा, या जब तक तुम उस बच्चे से टॉफी नहीं छीनोगे वो रोएगा नहीं, तो इनके सब्स्टिट्यूट हैं। समझे मेरी बात को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए। सब कुछ क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब एक बार यहाँ पे आ जाओ। ये सेंटेंस कहाँ गया? ये रहा सेंटेंस। ठीक है, अब इनकी मीनिंग पे चलते हैं बेटा। ठीक है, गौर से समझना। पहला जो सेंटेंस था, नंदू कांट कैन गो होम इफ शी पेज द बिल। अगर बिल पे करती है घर जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नंदू कांट गो होम इफ शी डजंट पे द बिल, नंदू कांट गो होम अनलेस शी पेज द बिल। दोनों तो सुनने में सेम जैसे लग रहे हैं, लेकिन फर्क है। फर्क ये है कि जब तक वो इफ प्लस नॉट कह रहा है इसका मतलब ये है कि अभी भी इसको रिलैक्स है, अभी भी ये थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। इफ प्लस नॉट का मतलब ये होता है कि सब्स्टिट्यूट अभी भी बचा हुआ है, कि चलो पैसा नहीं है तो कुछ और काम कर सकते हैं, जैसे कि पूरी बेल देना, रोटी वोटी, ऐसा सब्जी वब्जी बना देना, ये सब मतलब झाड़ू बर्तन ये सब कर सकती है। यानी इफ शी डजंट लगाया इसका मतलब इफ प्लस नॉट का मतलब सब्स्टिट्यूट है कि बिल पे नहीं कर सकती तो और कुछ और बदले में काम कर देता, वो जा सकती है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? लेकिन जैसे ही उसने कहा अनलेस, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब हमको पैसा ही चाहिए। समझे? अब पैसा ही चाहिए तभी वो घर जा सकती है, अदरवाइज वो घर नहीं जा सकती। ठीक है, तो अनलेस का मतलब हो गया कि भाई वही चीज चाहिए और कुछ नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े जिद्दी होते हैं कि भाई नान खटाई खानी ही खानी है मेरठ के मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई बिस्किट, है ना। तो वो बच्चे अनलेस यानी कि जिद्दी, जहां पे वो ऑप्शन है नहीं, दूसरा नहीं, चाहिए ही चाहिए, है ना, और कुछ नहीं, चाहिए ही चाहिए। तो वही वाली बात है, अनलेस शी पेज द बिल। समझ में आ गई बात बेटा? तो नंदू कांट गो होम अनलेस शी पेज द बिल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं, उसको बिल ही पे करना पड़ेगा। और इफ प्लस नॉट का मतलब ये था कि भाई पैसा नहीं भी दे सकते तो दूसरा काम करके जा सकती है। मतलब देखा जाए तो प्रैक्टिकली ग्रामेटिकली दोनों सही है ना। ये भी सिचुएशन बन सकती है और ये भी सिचुएशन बन सकती है, दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है। नीचे वाले पे आ जाओ। मेटल एक्सपेंड इफ यू हिट देम, मेटल को जब तुम हिट करोगे तो वो एक्सपेंड होगा, फैल जाएगा। मेटल तो वैसे डक्टाइल होता है, फैलता है। मेटल डोंट एक्सपेंड इफ यू डोंट हिट देम, भाई हिट मत करो, नहीं फैलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक तुम उसको हिट नहीं करोगे वो फैल ही नहीं सकता। भाई ये थोड़ी कोई बात होती है भाई, उसके फैलने के और भी रीजन होते हैं, एक्सपेंड करने के और भी रीजन है कि आप उसको हीट नहीं करो, आप उसको बीट करोगे तो भी वो फैलेगा, तब भी वो एक्सपेंड करेगा मेटल। ठीक है, यानी कि बीट करने से भी वो काम हो सकता है। तो यहाँ पे कोई जिद लेके नहीं बैठेगा कि हीट ही करने से होगा। जैसे एक और एग्जांपल मान लो, मैं कहता हूँ जब तक तुम बर्फ को धूप में नहीं रखोगे तब तक वो बर्फ जो है वो पिघलेगा नहीं। अब ये कैसी बात हुई भाई? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ भाई। बर्फ को धूप में नहीं रखोगे तब तक वो पिघलेगा नहीं, ये तो कहना ही बेकार है भाई। बर्फ को पिघलाने के लिए, आइस को मेल्ट करने के लिए आप उसको नॉर्मली रख दो या फ्रिज का टेंपरेचर बढ़ा दो या फिर उसको बंद कर दो फ्रिज को, वो तब भी पिघल जाएगा। तो कंसर्न ये है कि भाई वहां पे उस काम को होने के और भी ऑप्शन अवेलेबल है।
ठीक है। तो उस काम को करने के और भी ऑप्शन अवेलेबल है बेटा। तो ऐसे में जो है हमारे पास जब उस काम को करने के और भी ऑप्शन बन रहे हैं तो उसको अनलेस में नहीं लिख सकते। तो ध्यान रखना, अनलेस में दुनिया के सारे सेंटेंस मत लिख दिया करो। अब बच्चों की गलती क्या होती है ना कि उनको एक रूल याद हो जाता है कि अनलेस में विल शैल नॉट नहीं आएगा। ठीक है, अनलेस में विल शैल नॉट नहीं आएगा, बस इतना जो है बच्चों को बच्चे याद करके बैठ जाते हैं, लेकिन पूरी बात तो समझते ही नहीं है। अरे भाई आप अपनी मर्जी से अनलेस हर जगह नहीं लगा सकते, जैसे यहाँ लिखा हुआ था। अब अगर कोई नया बच्चा होगा जिसने पूरा रूल नहीं पढ़ा होगा या पूरी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो वो क्या कहेगा कि सर ये सेंटेंस तो ठीक है, क्योंकि अंटिल अनलेस में विल शैल नॉट नहीं आता, तो ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि इस एक्शन के होने के और भी कारण हो सकते थे। ठीक है, बर्फ को पिघलने के और भी रीजंस हो सकते थे। ठीक है, ये सुनो, क्लियर हुआ? जैसे हम कहें कि जब तक तुम उसको समोसा नहीं खिलाओगे उसका पेट नहीं भरेगा, ये कैसा भाई? ये कैसी बात हुई? समोसा खाने से पेट भरेगा क्या भाई? उसको हम गुलाब जामुन भी खिला सकते हैं, उसको हम दाल चावल राजमा चावल भी खिलाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे उसके पेट भरने के लिए और भी ऑप्शन बन सकते हैं। तो कंसर्न ये है कि भाई जब ऑप्शन और भी हैं तो अनलेस में मत लिखो। ठीक, चलो अब समझ में आ गई बात आपको। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ सेंटेंस था कि द ग्लास डजंट ब्रेक अनलेस यू ड्रॉप इट, यानी कि जब तक तुम जो है ग्लास को गिराओगे नहीं वो टूटेगा, टूट ही नहीं सकता। ये क्या बात हुई भाई? जब तक तुम ग्लास को गिराओगे नहीं वो टूटेगा नहीं। ठीक है, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। यहाँ पे बात यह है कि तुम ग्लास को मत गिराओ, नहीं टूटेगा। अनलेस में इसको लगाना ही नहीं था बेटा। बेटा क्या पूछ रहे हैं आप शालिनी? सर हमें चौपाल बैच इस वाले मोबाइल नंबर लिख के भेज दिया, इसमें एक्टिवेट करवाना है और इसमें डीएक्टिवेट करवा दीजिए प्लीज सर, रिक्वेस्ट। ओहो चलो बेटा, ये चीज़ें आप ऑफिशियल जो नंबर है ना आप उस पर बताया कीजिए। ऑफिशियल नंबर पे आप व्हाट्सएप चाहे कॉल करके आप बताया कीजिए छोटी छोटी चीज़ें। कंप्लेन करने के लिए तो फट से बच्चे ढूंढ लेते हैं नंबर की कहाँ पे की जाए। फीडबैक देने की बात होती है या फिर जब छोटी मोटी प्रॉब्लम की बात होती है तब तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कॉल करना है कहाँ व्हाट्सएप करना है। चलो मनीषा सिंह, नंदिनी, शालिनी, सुरजीत पासवान, बढ़िया। चलो 100% क्लियर है ना? ऐसे लिखा करो, यस सर 100% डन। चलिए बेटा, तो आपसे इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब इसके मैं आगे चलता हूँ। देखिए, अब मैं आपको शुरू से एक बात कहता आ रहा हूँ कि भाई फ्यूचर टेंस के अंदर इसके रूल नहीं बनते कंडीशनल के। अब ऐसा क्यों मैंने कहा था वो सुनिएगा। जैसे आप जानते हैं बेटा, टेंस बेसिकली हमारे तीन तरीके से काम करते हैं। तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तो आप सब जानते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है एक, दूसरा पास्ट टेंस होता है और तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस इस तरीके से होता है बेटा, बिल्कुल। अब देखो, प्रेजेंट वो होता है भाई जिसमें कोई भी बात आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हो। प्रेजेंट वो होता है जिसको आप श्योरिटी के साथ आप कह सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भाई मनोज, अरे बड़ा प्यारा नाम है बेटा आपका, मनोज जी, फर्स्ट टाइम सुना है। चलिए, मैंने कहा मनोज आप बॉय हो या गर्ल, एक बार बताइएगा प्लीज। तो मनोज खाना खा रहा है या रही है, जो भी है XYZ, तो इसका मतलब वो काम मैं होते हुए देख रहा हूँ। अशोक जांगीड़ पढ़ाई कर रहा है, ठीक है अशोक जी, तो इसका मतलब मैं वो काम होते हुए देख रहा हूँ। या प्रियंका खाना बना रही है, या मन्नू कुमार खेल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें कैसी है? जो प्रेजेंट में चल रही है, एक्टिविटी जारी है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी एक्शन जो मतलब उस समय हो रहा है जिसको हम बोलते समय श्योरिटी दिखा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये श्योर एक्शन है, या यूं कह लो जस्टिफाइड एक्शन है। कैसा एक्शन है बेटा? तो जस्टिफाइड एक्शन है, जस्टिफाइड एक्शन जिसको आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा पास्ट की अगर मैं बात करूं कि भाई पास्ट की अगर मैं कह रहा हूं कि कल वो क्रिकेट खेलने गया था, कल वो वहां कल उसने ट्रेन पकड़ी थी, यानी कि पास्ट की कोई भी बात, तो उसको बोलते समय भी मैं श्योरिटी दिखा सकता हूं, हाँ कि ना? तो पास्ट की बात भी हमारी कैसी है? तो जस्टिफाइड एक्शन के अंदर काउंट होगी, यस और नो। अगर मैं फ्यूचर के लिए कोई बात कहता हूं, फ्यूचर के लिए जैसे मैंने कहा कि वो अगले संडे मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा, तो क्या मैं इसको कभी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं? मैं अगले संडे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। मान लो मैंने ऐसा इमेजिन किया या ऐसा मैंने प्रेडिक्ट किया कि मैं अगले संडे क्रिकेट खेलने जाऊंगा और पता चलता है कि अगले संडे बारिश आ गई, क्रिकेट खेल ही नहीं पाए। हो सकता है अगले संडे मैं सोच रहा था और मेरा दोस्त जो है वो अपने फ्रेंड के साथ खेलने चला गया, या वो गांव चला गया, या उसके पापा ने कोई काम बोल दिया, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर जो होता है बेटा वो हमारा कैसा होता है? तो अनजस्टिफाइड एक्शन होता है। कैसा होता है बाबू? तो अनजस्टिफाइड एक्शन होता है, यानी कि आप उसको मतलब श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। ठीक है, आप उसको श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर एक्शन जो होता है बेटा वो अनजस्टिफाइड होता है। अब ग्रामर का कहना है कि भाई कोई एक्शन अगर अनजस्टिफाइड है तो पहले उसको जस्टिफाई करो, तभी उसको सेंटेंस में जगह दी जाएगी। अब जस्टिफाई कैसे किया जाए भाई? तो जस्टिफाई करने के लिए ग्रामर इसको एक मॉडल का सहारा देता है जिसको कहते हैं विल और शेल। क्या बोलते हैं बाबू उसको? तो विल शेल, यही तो बोला जाता है। ग्रामर इसको एक मॉडल का सहारा दे देता है, विल शेल का। ठीक है, जैसे कि जस्टिफाई हो सके। अब आपको समझ में आया होगा कि बचपन से लेकर के आज तक आपको ये बताया जाता था कि फ्यूचर में विल शेल आता है, फ्यूचर में विल शेल आता है। क्यों आता है? इसी वजह से। अब जैसे मान लो मैं सेंटेंस ये कहता हूं कि अशोक का एग्जांपल ले लेते हैं। अशोक विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, अशोक विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछूं टेंस बताओ, आप में से हर एक बच्चा ये कहेगा कि सर ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट बोल सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं कि अशोक कैन या अशोक में सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब इसका टेंस पूछ रहा हूं मैं आपसे एक और। अशोक की जगह शोध आ गया, देखो स्पेलिंग, चलो अभी ठीक है। अशोक वुड या कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, अशोक माइट, अशोक माइट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बेटा मैंने 4 सेंटेंसेस दिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंस बताइए, तो आप ये तो कह सकते हैं कि सर पहला वाला फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन सेकंड को हम फ्यूचर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि फ्यूचर में तो सर विल शेल आता है। प्रेजेंट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि प्रेजेंट में सर मोडल की काम ही नहीं पड़ता। पास्ट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि पास्ट में तो सर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो सर ये क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो तीनों में से कोई नहीं दिख रहा है। अभी बताता हूं, अभी आपको हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो मैंने आपको यहां बताया कि भाई हमारे पास जो होता है मोडल, विल शेल का यूज जनरली किया जाता है अनजस्टिफाइड एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, अनजस्टिफाई को जस्टिफाई करने के लिए हमें विल शेल का यूज करना पड़ता है। अब सवाल ये कि सर विल शेल ही क्यों? और आपको पता होगा हमारे पास बेसिकली इस तरीके से सेंटेंसेस में मोडल यूज किए जाते हैं, कैन, वुड, शेल, शुड, इस तरीके से। ठीक है, जैसे मे,
कैन, शैल, विल, इस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहता हूं कि आज बारिश हो सकती है, आज बरसात हो सकती है, लेकिन चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि बरसात हो सकती है, चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, बादल साफ है, सब कुछ सही है, मतलब ऐसे में प्रेडिक्ट कर रहा हूं 5% की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इट मे रेन टुडे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं वो भाई आज दिल्ली आ सकता है, भले उसने ट्रेन ना पकड़ी हो, ठीक है, अभी वो प्लानिंग कर रहा है, हाँ वो आ सकता है, कह तो रहा था यार मुझे, लेकिन मान लो उसने ट्रेन पकड़ ली, ठीक है, या ट्रेन पहुंच गया, स्टेशन पहुंच गया, वो ट्रेन पकड़ रहा है, तो ही कैन कम, ही कैन कम टुमारो, हम बोल सकते हैं वो कल आ जाएगा, भाई ट्रेन स्टेशन तक आ गया, वो पकड़ लेगा, पक्का ट्रेन पकड़ के आ जाएगा वो, मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ गई, 50 से 70% की पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है। जैसे बरसात हो सकती है, इट कैन रेन टुडे, यानी कि भाई बरसात हो सकती है, पॉसिबिलिटी बढ़ गई, बादल बादल दिख रहे हैं थोड़े से घने घने घने, यानी कि जैसे जैसे पॉसिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा मोडाल भी बदलेगा, ठीक है, मोडाल भी वैसे वैसे बदलेगा। अब आप ये बताइए कि अगर हमको किसी अनजस्टिफाइड एक्शन को जस्टिफाई में बदलना है तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लेंगे या मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लेंगे, तो ये वजह हो गई कि भाई विल और शैल का यूज ऐसे करके किया जाता है, मे कैन क्यों नहीं लगाया गया, इस वजह से विल शैल का यूज होता है। यहां तक समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इस चीज को जरा समझिएगा बेटा, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि विल का पास्ट क्या होता है बेटा, विल का पास्ट क्या होता है बच्चों, वुड होता है, शेल का शुड होता है सर, कैन का कुड होता है सर, और मे का पास्ट क्या होता है बच्चों, तो मे का पास्ट होता है आपका माइट, ऐसे होता है, विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, राइट, ये सारे के सारे इनके क्या होते हैं बच्चों, पास्ट होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं ये कहता हूं कि इज एम आर, इसका पास्ट वॉजवर है, जो कि सच में होता भी है, इज एम आर इसका पास्ट क्या है, वॉजवर है, ठीक है, इज एम आर का पास्ट वॉजवर है, इसका मतलब इज एम आर खुद क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट होंगे, हाँ कि ना भाई, इज एम आर का पास्ट अगर वॉजवर है, इसका मतलब इज एम आर खुद प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि डू और डज, इसका पास्ट डिड होता है, इसका मतलब डू और डज खुद प्रेजेंट होंगे। अगर मैं कहूं कि हैज और हैव, इसका पास्ट हैड होता है, इसका मतलब हैज और हैव खुद प्रेजेंट होंगे, यस और नो, जल्दी से बोलो, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल सर होंगे, ठीक है। यानी कि भाई अगर इनका पास्ट ये है तो इसका मतलब ये सारे इसके क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब अगर मैं कह रहा हूं कि विल का पास्ट वुड, शेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये अगर इनके सारे क्या हो गए, पास्ट हो गए, इसका मतलब तो सारी की बात निकली कि ये सारे क्या हुए, हमारे प्रेजेंट हुए, यस और नो। अगर ये सारे पास्ट हुए इसके तो इसका मतलब ये खुद क्या थे, प्रेजेंट थे। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि इज एम आर का पास्ट वॉजवर है, इसका मतलब इज एम आर खुद प्रेजेंट है। डूडस का पास्ट डिड है, इसका मतलब डूडस खुद प्रेजेंट है। हैज हैव का पास्ट हैड है, इसका मतलब हैज हैव खुद प्रेजेंट है। वैसे ही विल शैल कैन कुड का ये मे कैन शैल विल का पास्ट माइट कुड शुड वुड होता है, इसका मतलब ये खुद प्रेजेंट है। समझ में आ गया, देखो कुछ रटने की बात नहीं है, सब कुछ लॉजिकली समझा रहा हूं। अगर हमारे पास ये सारे के सारे जो हैं वो प्रेजेंट बन गए, जो कि हमने प्रूफ भी कर दिया, प्रेजेंट बन गए, तो फ्यूचर की नौकरी गई, फ्यूचर की नौकरी खतरे में, फ्यूचर तो गया काम से। तो यही रीजन है बेटा, फ्यूचर वाज नॉट अ टेंस, फ्यूचर कोई टेंस था ही नहीं, ठीक है। कई टीचर ने पढ़ाया होगा आपको कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, लेकिन वो पूरी डिटेल में नहीं बताते कि क्यों नहीं होता। भाई हमने इसको तो प्रेजेंट प्रूफ करके दिखा दिया ना। तो अब सवाल ये है सर कि ये वाले प्रेजेंट में और ये वाले प्रेजेंट में क्या फर्क है, ये वाले पास्ट में और ये वाले पास्ट में क्या फर्क है, तो मैं बताता हूं। देखो ये वाले प्रेजेंट में और ये वाले प्रेजेंट में फर्क ये है कि ये प्रेजेंट होता है जस्टिफाइड वाला प्रेजेंट और ये प्रेजेंट होता है अनजस्टिफाइड वाला प्रेजेंट। कौन सा बाबू, अनजस्टिफाइड वाला प्रेजेंट, ठीक है। ये वाला पास्ट होता है जस्टिफाइड वाला पास्ट, जबकि ये वाला पास्ट होता है अनजस्टिफाइड। समझ में आ गई बात सभी को। तो अब अगर कोई टेंस पूछे आपसे कि ये कौन सा है तो क्या बोलोगे, बोलोगे अनजस्टिफाइड प्रेजेंट, अनजस्टिफाइड पास्ट। तो फ्यूचर कोई टेंस था ही नहीं, फ्यूचर वाज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनजस्टिफाइड एक्शंस, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टेंस बताओ, तो इसको फ्यूचर मत कहना वरना बाद में फंस जाओगे अगले वाले पे। तो आप सीधा क्या कहोगे कि सर ये दोनों है हमारे अनजस्टिफाइड प्रेजेंट और नीचे के दोनों बन गए हमारे अनजस्टिफाइड पास्ट टेंस। समझ में आई बात, बोलो यस, क्लियर हुआ। सर क्लास बैक हो रही है बार बार, यार इसका मैं क्या कर सकता हूँ, बेटा क्लास बैक हो रही है, ये कुछ टेक्निकल इशू होगा, आप अपडेट कर लीजिए एक बार एप्लीकेशन को। पहले मुझे एक बार ये बता दीजिए आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ आसानी से बिना कोई दिक्कत के। जल्दी से बताइए, जल्दी बोलिए बेटा। वीडियो पॉज हो रही है, 1 मिनट। अब बेटा क्लियर है यहाँ तक, देखो क्या दिक्कत आ रही है, वीडियो पॉज हो रही है बता रहे हैं, देखो सब कुछ क्लियर है, 100% क्लियर है तो लिखो 100% क्लियर। यस सर, यस सर, 100% क्लियर, यस सर, यस सर, यस सर, 100%, 100%। चलिए सभी का 100% क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं आगे चलता हूँ। तो अब आप याद कीजिए, मैंने आपको बोला था कि भाई फ्यूचर में ये जो हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस होता है, इफ वगैरह जो रूल होते हैं ना, तो उसमें हाँ, तो भाई क्यों इसके साथ हमारा फ्यूचर टेंस नहीं लगता, अब मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड में समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर हो गए। अब मैं आपको जो बताऊंगा ना तो एक ही बार में आपको क्लियर वो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, देखिए मैंने कहा इफ मोहित, इफ मोहित विल कम टू मी आई विल हेल्प हिम, यही सेंटेंस था ना। अभी ये गलत है, अभी ये गलत है। अभी अगर आप लोग वो रूल पे जाओगे तो फट से बता दोगे कि सर यहाँ पे मिस्टेक क्या है, विल कट जाएगा और कम की जगह पे कम्स हो जाएगा, ऐसे तो होगा ना। इफ मोहित विल कम टू मी, अगर मोहित मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, तो सेंटेंस तो यही बना ना कि अगर मोहित मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, यही तो होता है, हाँ कि ना, यही होता है ना बेटा। आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि सर विल नहीं आता इसके साथ, अब क्यों नहीं आता, रीजन सुनो आप। देखो विल जो होता है बेटा खुद अपने आप में क्या होता है, अनजस्टिफाइड एक्शन होता है, यस और नो, अनजस्टिफाइड होता है। और इफ क्या है बेटा, इफ खुद क्या है, कंडीशन है,
कंडीशन भी अपने आप में जस्टिफाइड ही तो होता है। तो भाई इफ अपने आप में जस्टिफाई है, विल अपने आप में जस्टिफाई, तो दो एक साथ कैसे लिख सकते हो? इसी वजह से विल कट जाता है और कम की जगह पे कम्स हो जाएगा। तो इफ मोहित कम्स टू मी, और हिंदी में भी हम गलत बोल रहे होते हैं, कैसे बोलेंगे? अगर मोहित मेरे पास आएगा, ऐसे नहीं, अगर मोहित मेरे पास आता है, ऐसे, तो मैं उसकी मदद करूंगा, इस तरीके से कहना चाहिए। अगर मैं मार्केट जाता हूं तो तुम्हारे लिए बुक ले आऊंगा, अगर वो मेरे पास आती है तो मैं उसको अपना पेन दे दूंगा, अगर वो मेरे से बात करता है तो मैं उसको सोल्यूशन बता दूंगा, अगर वो मेरे को इनवाइट करती है तो मैं उसकी शादी में जरूर आऊंगा। यानी कहने का मतलब है कि वहां पे हम आगे वाला जो सेंटेंस है ना, अगर मगर वाला, तो उसके साथ हम आएगा, आएगी, आऊंगा, ये सब नहीं लगाना, वहां पे प्रेजेंट टेंस लगाओ, फ्यूचर मत लगाओ, प्रेजेंट में रखो बात। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब आपको देखो सारे नियम एक साथ एक झटके में क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जरूर लिखवाया था, ध्यान से देखना, कि ये तीनों हमारे प्रेजेंट थे, ये भी तो प्रेजेंट हुए, बस वो जस्टिफाइड या अनजस्टिफाइड। ये तीनों हमारे पास्ट थे, तो ये भी तो पास्ट ही हुए, वो जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड पास्ट, अनजस्टिफाइड पास्ट। ठीक है, इफ के साथ देखो प्रेजेंट आ सकता है, इफ के साथ पास्ट आ सकता है, लेकिन इफ के साथ फ्यूचर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि फ्यूचर खुद ही अपने आप में जस्टिफाइड होता है। ठीक है, फ्यूचर कोई टेंस था ही नहीं, फ्यूचर वाज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनजस्टिफाइड एक्शन। अब सब कुछ समझ में आ गया? जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके, जल्दी बताइए। अनलेस जो होता है उसके साथ क्यों नहीं आता फ्यूचर टेंस? क्यों नहीं आता? हाँ, अभी बताया ना मैंने, पीछे कहाँ गया? देखो, अनलेस के साथ फ्यूचर टेंस क्यों नहीं आता था? वो इसलिए नहीं आता था, देखो, अनलेस में नॉट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अनलेस खुद नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ नॉट नहीं आएगा। और विल शैल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अनलेस खुद ही अनजस्टिफाइड एक्शन है, कंडीशन दिखाने वाला शब्द है। तो जो शब्द खुद ही कंडीशन दिखा रहा है, तो वो कंडीशन दिखाने का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है। तो जब वो खुद ही डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है, तो फिर वो कैसे अपने साथ ये विल चलेगा? आप इस सेंटेंस को देखो ना, यहां तक पढ़ो, सिर्फ पीछे वाला मिटा दो, सिर्फ इतना पढ़ो, अनलेस यू विल नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, इतना पढ़ के देखो सिर्फ। जब तक तुम अपना होमवर्क खत्म नहीं कर लेते, इतना बोल के मैंने छोड़ दिया, अधूरा लग रहा है ना मीनिंग? जब तक तुम ये दीवार पेंट नहीं कर देते, इतना कह के मैंने छोड़ दिया, अधूरा अधूरा लग रहा है ना? भाई आगे बताना पड़ेगा तभी तो सेंटेंस पूरा बनेगा ना, आधा अधूरा लग रहा है सर ये तो देखो आया ना, डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनता, तो विल कट गया, नॉट कट गया क्योंकि अनलेस खुद नेगेटिव होता है। ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लॉज फ्यूचर में कभी भी नहीं बनता, क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत में ही हमारा कंडीशन के लिए कोई कंजंक्शन लगा होता है। ठीक है, और फ्यूचर टेंस खुद क्या होता है? कंडीशन। इफ अनटिल अनलेस, ये जितने भी शब्द हैं खुद क्या है? कंडीशन है। इसलिए आप सब कुछ समझ में आ गया? तो अब से अगर कोई ये कहे कि फ्यूचर भी टेंस है, तो कहना नहीं बाबू, फ्यूचर टेंस प्रॉपर नहीं होता। फ्यूचर जो होता है वो इट वाज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनजस्टिफाइड एक्शन। ठीक है, तो यही वजह है कि ऐसा होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई काउंटर में आपको ज्यादा बोले, तो आप उसके लिए देखो कुछ अपनी तर्कश में तीर रखो। कैसे? उसको कैसे आप काउंटर करोगे? तरीका नंबर 1, आप उसको ये कहना कि देखो भाई, वर्ब पढ़ा है? वो कहेगा हाँ जी पढ़ा है। वर्ब में आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा है? यस सर। पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा है? यस सर। या फ्यूचर पार्टिसिपल पढ़ा है? कहेगा नो सर। भाई फ्यूचर कोई टेंस है ही नहीं, तो उसका पार्टिसिपल कैसे होगा? फ्यूचर पार्टिसिपल नाम की कोई चीज होती नहीं इंग्लिश में। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, लेकिन फ्यूचर पार्टिसिपल तो होता ही नहीं है। और सुनो, नरेशन पढ़ते समय आपने देखा होगा कि टीचर प्रेजेंट का पूरा बताते हैं, रूल नियम कानून पूरा, प्रेजेंट का पास्ट बनेगा, पास्ट का भी बताते हैं कि पास्ट का पास्ट परफेक्ट, कभी फ्यूचर का सुना है? नहीं, बस ये फ्यूचर में इतना बताते हैं, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, बस ऐसा है ना। मतलब अगर कोई भी इंसान अगर कहे कि क्यों नहीं होता, भाई हम नहीं मानते, हमें तो बचपन से सीखा है फ्यूचर टेंस होता है, फिर भी ना माने, तो उसके लिए सबूत दे देना, मतलब प्रूफ दे देना। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहा हूं अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा हर बार की तरह, टेंस के भी मिले, वॉइस के भी, नरेशन सबके मिल गए, तो कंडीशन के भी आपको मैं दे दूंगा। उम्मीद कर रहा हूं जितना पढ़ाया सब अच्छे से क्लियर है। बाकी फिर भी अगर आप लोग बेटा और चीजें बेहतर सीखना चाहते हो, इन सबको कैसे यूज किया जाता है लिखावट में, वो मैं आपको बताता हूं एडिटोरियल की क्लास में। सुबह 8 बजे मेरी क्लास होती है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की, तो इस वाली क्लास में आया कीजिए आप सारे बच्चे। सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल यूट्यूब पे होती है, फिर 1 बजे आपकी उड़ान बैच एप्लीकेशन पे होती है, 3 बजे तो मैं भी आपकी क्लास कर ही रहा हूं अभी चौपाल बैच में, और 4:30 बजे यानी आधे घंटे के गैप के बाद सारे बच्चे आने इस वाली क्लास में, तो आपकी ये वोकैब विस्तार की क्लास होती है जो कि यूट्यूब पे चलती है, तो इस वाली क्लास में भी सारे बच्चे अवश्य आएं। ठीक है, बाकी उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद जरूर आई होगी ये क्लास। आप लोग बेटा फीडबैक जरूर दिया कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक नहीं मिलता तो फिर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है शायद कि कुछ ना कुछ कमी है हमारे अंदर, कि आप फीडबैक नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगा तो अच्छा फीडबैक दो, कुछ गलत लगा तो अंटिल भी बेटा सेम ही है, और नियम सेम चलता है। हाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। वो कंजंक्शन आने दो और डिटेल में बताऊंगा विकास, अभी बहुत लंबा उस टॉपिक में घुसना पड़ेगा। ठीक है, कंजंक्शन आने दो तब बताएंगे। ठीक है विकास कुमार गुप्ता, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। अगली क्लास हम करेंगे आर्टिकल की, कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और होली वगैरह की वजह से थोड़ा सा गैप आ गया बीच में, क्लासेस 2-3 दिन नहीं हुई, बट कोई बात नहीं। चलिए, क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, हाँ रेटिंग देते हैं, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रेटिंग दीजिएगा। बाकी फीडबैक नीचे कमेंट करके आप बाद में दे सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फीडबैक दे सकते हैं आपका। अच्छा लगा तो अच्छा बोलिए, कुछ कमी लगी तो वो कमी भी जरूर बताइएगा। ये चीज होती है दुनिया में कि अच्छी चीज लगती है तो लोग कोई रिप्लाई नहीं करते, कोई रिवर्ट नहीं करते, लेकिन अगर कोई चीज बुरी लगी, कमी लगी, तो उसको जरूर लिखते हैं, है ना। आप 1000 अच्छाई कर लो, कोई वैल्यू नहीं है, एक गलती कर दो, चलो दुनिया उसी के पीछे पड़ जाती है फिर। ओके चलिए, तो अभी सेशन पॉइंट करता हूं, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 4:30 बजे वाली क्लास में सारे बच्चे जरूर आइएगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।